बताइएगा कि जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि 2 साल की माशी बहाली की कोशिशों को नुकसान पहुंचा है, तो इससे क्या लोग समझें और इसके असरात मईशत पर क्या होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छी बात की है कि जी 2 साल तक हम कोशिश कर रहे थे कि हम इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ले आए। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बहुत सारे उनसर होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि जी स्टेबिलिटी ओवरनाइट अचीव हो जाती है, स्लोली ग्रेजुअली होती है, एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के अंदर जो सबसे बड़ा स्टेबल फैक्टर था वो ये था कि आपने अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, एंड दैट वाज अ ह्यूज टारगेट फॉर अस। और वो उसकी सीधी सीधी वजह थी कि जब आपने अपनी करेंसी को स्टेबल रखा और वो 280 के जोन में आपने रखा, तो 26% इन्फ्लेशन आपका रिवर्स हो गया। तो सबसे बड़ी स्टेबिलिटी ये है कि आपका इन्फ्लेशन बहुत कम होकर नॉमिनल सा रह गया था और 3% तक। तो ये सबसे बड़ी स्टेबिलिटी थी। दूसरी स्टेबिलिटी ये थी आपकी कि आपकी स्टेबिलिटी के साथ आपकी इंपोर्ट कम हुई, आपकी पॉलिसी रेट कम हुआ। बिकॉज कि जैसे इन्फ्लेशन गिरा तो पॉलिसी रेट में कमी हुई, तो लोकल आपकी जो बायोंसी ऑफ द इकोनॉमी और बढ़ गई। तीसरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे लिए जो था उसमें, कि स्टेट बैंक के रिजर्व बढ़ने शुरू हो गए थे। बिकॉज के सरप्लस था। आज भी मैं किसी बैंकर से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि जी हमारे पास सरप्लस था तो हमें स्टेट बैंक लेता है, और अगर हम शाम तक अगर स्टेट बैंक में 280 में ना ले तो हमें 270 में भी देना पड़ेगा। तो हम अपने हमेशा वैल्यूएशन में कहते थे कि हमेशा, आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर स्टेट बैंक थोड़ी सी हिम्मत करे और पाकिस्तान हिम्मत करे तो हम आईएमएफ से जंग छुड़वा दें। हमें आईएमएफ से फंड नहीं लेना चाहिए। आईएमएफ के प्रोग्राम में आप रहे, आईएमएफ को कहेंगे जी आप हमारी कंडीशन तो आप हमें अटैक कर देंगे जी, ये कंडीशन आप करना चाहिए, और हम मिनोअन उन पे अमल करने की कोशिश करेंगे। मगर हमें पैसे आपसे नहीं चाहिए, पैसा हम खुद अरेंज कर लेंगे। तो इसके बाद आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी दुनिया की सबसे बेस्ट स्टेबिलिटी, वन ऑफ द बेस्ट स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड हो जाएगी। तो पीएम साहब का ये कहना है कि अब मामला रिवर्स हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्यों फ्यूल प्राइसेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर 1% अगर फर्ज करें पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती है, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट कोएफिशिएंट के साथ पुरानी थ्योरी के हिसाब से 1.15 था, और अब हमने जो कोएफिशिएंट निकाला वो 0.25 के करीब है। यानी 1% में अगर होता है तो 0.25% इन्फ्लेशन का इजाफा होता है। तो तो अभी यहाँ तो तो $125 पर बैरल हो चुका है फ्यूल, तो ये किधर वो जाएगा? एक्चुअली मसला हमारे साथ सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का हमारा है कि हमारी रिफाइनरी इतनी एफिशिएंट नहीं है। और हम कोशिश भी नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं जी आप ले आओ। उसकी वजह ये होती है, मैंने एक सोल्यूशन दिया था एक इक़्तिदार के ऐवानों में दोस्तों को, कि आप एक काम करें, आप क्रूड बनाएं। आपकी रिफाइनरी की रिफाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा है। जैसे आपने देखा होगा मिर्ची साहब जो कहते थे, वो एक बात बिल्कुल सही कह रहे थे, और ये मैंने जिस दिन फर्स्ट टाइम पेट्रोल की प्राइस बढ़ी थी तो मैंने भी एक मीडिया पे कहा था कि देखें आपको क्रूड ऑयल इस वक्त अगर आप देखें, आपने मैकेनिज्म जब से चेंज किया है, फ्लैट्स को हटा के आपने जुबैल पे किया है, तो 100 रुपए का फर्क पड़ गया आपको पर लीटर। ठीक है ना? तो आपको क्रूड ऑयल अपना मंगाना पड़ेगा। क्रूड ऑयल के बेसिस पे आपको अपना प्रोसेस करें। उसमें एंड पे एक यूज आ रहा है कि जी जो फर्नेस ऑयल है ना, वो एक्सेस में हो जाता है। अब मुझे किसी ने कहा कि जी ये फर्नेस ऑयल का फिर हम क्या करेंगे, ये तो बड़ी कॉस्ट है, ये है वो है। तो मैंने कहा जी आप एक सिर्फ काम करें, फर्नेस ऑयल पे जो पेट्रोलियम लेवी है पीएल, उसको आप खत्म कर दें। क्योंकि ये अभी तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा ना, तो उस पर तो कोई लेवी ही नहीं है। तो आप फर्नेस ऑयल की लेवी कम कर दें, या बल्कि खत्म कर दें, ठीक। और ये फर्नेस ऑयल आप दे दें आईपीपीस को कि वो सस्ती बिजली दें, और आप बिजनेस हाउसेस को दे दें। आप लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं? उनको कैपेसिटी पेमेंट आप वैसे ही कर रहे हैं। जब अगर आप उनको सस्ता फ्यूल दे देंगे तो कैपेसिटी पेमेंट से कम होगा, और कम होगा जब आपके पास, तो आपकी बिजली कम आ जाती है। और आपको सिस्टम में बिजली चाहिए, 2-2 4-4 घंटे की लोड शेडिंग आपकी नहीं होगी, और इंडस्ट्री को भी आप सस्ती बिजली दें, उनका भी काम चल पड़ेगा। ठीक। अच्छा, इस वक्त जो गवर्नमेंट का बड़ा जो कोर कंसर्न है वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। ये भी एक बड़ा मसला है इस वक्त हुकूमत के सामने, जो तकरीबन 600 अरब से तजावज़ कर चुका है, बढ़ चुका है। सो फ्यूल प्राइसेस, रेवेन्यू शॉर्टफॉल को ये बैलेंस कैसे किया जा सकता आदिल एक बात सुनिए, ये 600 बिलियन क्यों है? एक तो आप एम्बिशियस टारगेट लेते हैं, अनअचीवेबल होते हैं। है?
तो फिर then you cannot blame IMF, you cannot blame your system, you cannot blame your society, you cannot blame your taxpayer. ठीक है, एक तो आप अनअचीवेबल कोशिश करते हैं कि अनअचीवेबल को अचीवेबल करें, और जब आप कोशिश कर रहे होते हैं तो आप लूले लंगड़े की तरह कर रहे होते हैं। देखिए, एक सिस्टम है, मैं आपके साथ पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका था कि टैक्स रिफॉर्म्स ये कोई सांप सीढ़ी का गेम नहीं है कि 99 पे गए और नीचे आ गए, जो एक रिपोर्ट में हमें मिला था, अभी बड़ी हाई प्रोफाइल फर्म ने बनाया था। मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है, जब तक आप हॉरिजॉन्टल इक्विटी नहीं क्रिएट करेंगे टैक्सेस में, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और ये आपकी हाई टैक्स के रेट्स आप क्यों है, आप मुझे देखें, अफोर्डेबिलिटी खत्म। मल्टीनेशनल जा रही है, वो कहते हैं 65% टैक्स पे हम नहीं कर सकते काम। लोकल जा रहे हैं, बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, वो कहते हैं यार हम रियल एस्टेट में खेल लेंगे, हमें नहीं चाहिए। तो एक एक्चुअली मसला हमारा ये है कि हम बड़े अच्छे तरीके से इकोनॉमी हैज टू ड्राइव, टैक्सेशन हैज टू कंफॉर्म इटसेल्फ टू द इकोनॉमी कैन नॉट कंफॉर्म इटसेल्फ टू द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो ये आपको समझ नहीं आ रही। रिफॉर्म्स की मैंने रिपोर्ट लिखी थी, उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। आपका 95% डायरेक्ट टैक्स, 7.5% टैक्स पेयर देता है, और वही 95% आप देख लें, अगर 100% आपका टैक्स जमा होता है तो 95% टैक्स उसमें से 7.5% लोग देते हैं, जिसमें लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, लार्ज अपना इम्पोर्टर्स हैं, इंडिविजुअल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो वो सैलरीड क्लास से वो दे देते हैं। बाकी 5% जो टैक्स है आदिल, वो 92.5% लोग दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है, करप्शन बूस्ट करती है। और 1% अगर मैं ऊपर करूं इसको, यानी अगर मैं इसको 8.5% कर दूं ना, यानी कि 7.5 को 8.5 कर दूंगा, तो 400 बिलियन की एडिशनल रेवेन्यू आती है। हमारे पड़ोस में 80-20 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप टैक्स पेयर्स को फैसिलिटेशन नहीं दोगे तो वो तो आप हर रोज एक नया नोटिस दोगे, हर रोज एक नया टैक्स लिख दोगे, हर रोज एक नई बीमारी खड़ी हो जाएगी, कभी सुपर टैक्स ले आओगे। टैक्स पेयर ने ये बोझ नहीं उठाना। और आप सब फसाद की जड़ जो है ना, वो IMF है आपका, क्योंकि IMF आपको चाहता है। ये IMF के प्रोग्राम आपने 23 किए, आप मुझे बताएं 23 के 23 अगर ठीक होते तो आज पाकिस्तान को IMF की जरूरत थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।